नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वो सारे सवाल जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सारी स्ट्रेटेजी समझते हैं, एमसीक्यू पे भी थोड़ा बहुत फोकस करते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से एमसीक्यू बनेगा और सवाल कहाँ से बनते हैं। देखिए, हालांकि देखा जाए तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सारी टेक्निक्स है और अगर उन टेक्निक्स को आप यूज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। अनएक्सपेक्टेड नंबर इस सब्जेक्ट में आप हासिल कर सकते हो। तो उन्हीं सारे फॉर्मूलाज के साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चलिए हम तैयारी करते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की और चलते हैं अपने इस वीडियो में, जहां पे हम सारी स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में होता क्या है। एक्चुअली इस सब्जेक्ट के अंदर हम पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में लिखना। और ये आपको अभी सेमेस्टर लेवल पर समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे वीडियोज़ देखोगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आप नर्सिंग के अंदर समझ जाओगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इतना स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसके अंदर हमें नर्सिंग प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती थी, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने पड़ते थे। तो अपन उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने हैं, तो हम उसी चीज़ों पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में मैं आपके क्या क्या कवर करने वाला हूँ। एक तो मैं आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर यहाँ पे बताऊंगा, बड़े क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, छोटे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो सारे बताऊंगा। किसको ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत ही अच्छे से देखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है उसके अंदर नंबर कैसे लाने हैं, कैसे लिखना है, कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करना है, उसको मैं आपको बताऊँगा। उन वीडियोज़ को तो ज़रूर देख लेना, फिर आप चाहे कैसा भी पेपर आ जाएगा आप फेल नहीं हो क्या होगे। क्योंकि मेरे पास हमेशा ये होता है, हर बार ये होता है, जिसको कुछ भी नहीं पढ़ रखा होता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट वाले वीडियोस देख के जाता है तो वो कुछ ऐसा लिख के जरूर आता है कि बोलता है हाँ बॉस, मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी लेकिन मैं पास हो गया। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और तीसरी चीज़ जो सीखेंगे कि किसी भी डिजीज़ का आंसर कैसे लिखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन भाई यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्चुअली इसमें कुछ इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ से सवाल नहीं आता है। लेकिन यहाँ दूसरी यूनिट है वो ओटी के बारे में, और ओटी के बारे में आप पिछले जो सवाल है वो देख सकते हो। ओटी के बारे में अगर सवाल आया तो 16 नंबर का डायरेक्ट सवाल आएगा, और 16 नंबर में ये चारों ही चीज़ें आपको पूछेगा। वो 8 नंबर में तो आपको, हालांकि चलिए सेमेस्टर में अब नंबर है वो थोड़े कम हो गए, शॉर्ट लॉन्ग टाइप में हो गए, तो वो नंबरिंग चेंज हो गई है, मुझे पुराना याद है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओटी ये जरूर पूछते हैं, और ओटी में स्टाफिंग का पैटर्न क्या होता है वो पूछते हैं। और इससे भी ज़्यादा 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 इंपॉर्टेंट है कि ओटी के अंदर दो टाइप की नर्स होती है। एक होती है सर्कुलेटरी नर्स और एक होती है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स वो होती है जो डॉक्टर को एक्चुअल में असिस्ट करती है, और स्क्रब नर्स के साथ होती है सर्कुलेटरी नर्स जो कुछ भी अगर बाहर की ज़रूरत पड़ी तो उसका वो काम करती है। तो आपको यहाँ पे ये सवाल जरूर प्रिपेयर कर लेना है, एक तो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्कुलेटरी और स्क्रब नर्स। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पिछले 2 सालों से ओटी का सवाल नहीं आ रहा है, और ओटी का सवाल जब भी आता है एक पूरे बहुत ही बड़ा सवाल करके आता है। तो मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओटी का सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तीसरी यूनिट में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। देन फोर्थ यूनिट आती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में से देखिए आपको कुछ बिग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सीओपीडी जो है वो आपको पढ़नी है। देन सीओपीडी के साथ ही अस्थमा को आपको पढ़ना है, और सीओपीडी और अस्थमा के सवाल आते हैं। देन एक छोटा सवाल आता है एम्फाइसीमा और एम्पाइमा में फ़र्क क्या है, तो थोड़ा बहुत ये देख के जाना है। एक लंग एब्सेस का बड़ा सवाल आता रहता है। देन आपको मैं 2-3 छोटे छोटे सवाल बता देता हूँ, इनको आपको अच्छे से देख के जाना है। जैसे ब्रोंकियोएक्टेसिस क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, और निमोनिया के बारे में पढ़ के जाना है। यहाँ पे एक गाइस बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में लगभग हर साल सवाल आता है। इसलिए रेस्पिरेटरी है उसके जो डिसऑर्डर है उसको क्लियर कर दूँ। एक तो आपको टीबी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा अच्छे से टीबी पढ़ना है। देन टीबी के बाद में आपको सीओपीडी पढ़ना है। एक्चुअल में सीओपीडी के अंदर ही अस्थमा कवर हो जाता है, और सीओपीडी के अंदर ही आपको ये एम्फाइसीमा भी कवर हो जाएगा। आपको बस इन दोनों में फ़र्क देखना है कि एम्पाइमा और एम्फाइसीमा क्या होता है। क्योंकि देखिए, सवाल वो वहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ से थोड़े से ट्रिकी हो, तो ये वर्ड थोड़े से सिमिलर लगते हैं, तो यहाँ से सवाल ज़्यादा बनता है। और लंग एब्सेस एक बिल्कुल इजी टॉपिक है। एब्सेस का मतलब होता है भाई पस फॉर्मेशन, तो इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन इसके बड़े सवाल आते रहते हैं। तो थर्ड नंबर पे इसको प्रायोरिटी रखनी है, सेकंड नंबर पे सीओपीडी और अस्थमा को रखना है, फर्स्ट नंबर पे टीबी को रखना है। ठीक है, देन बाकी ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये सब छोटे छोटे सवाल है, आप एक एक पेज 2-2 पेज का याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको 5-7 डिजीज बताऊँ तो, जिसमें पहली है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज का सवाल आता रहता है। एक छोटा सा सवाल आ सकता है पेनक्रेटाइटिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा तो। देन अगले पे चलते हैं। अगले पे देखिए लिवर सिरोसिस। अब देखिए गाइस, लिवर सिरोसिस वन ऑफ द इतना इंपॉर्टेंट सवाल, जितना टीबी इंपॉर्टेंट है इतना लिवर सिरोसिस इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आप समझ लीजिए, चाहे आप आगे पैथोलॉजी में जाओगे तब भी लिवर सिरोसिस पढ़ोगे, और यहाँ पे भी आप लिवर सिरोसिस पढ़ोगे, तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। कोलीलिथिसिस के बारे में हल्का सा पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक बोनस रख देते हैं। मुझे पता है आप सबके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से आपको नोट्स पकड़ने हैं वो मैं आपको आज सिखा दूंगा वापस।
देन एक क्वेश्चन आता है अपेंडिसाइटिस, ये आपको देख लेना है, हर्निया का सवाल देख लेना है, थोड़ा हर्निया इंपॉर्टेंट है। एक हेपेटाइटिस, बहुत ही अच्छे से हेपेटाइटिस 4 नंबर में देख लेना है। पेरिटोनाइटिस देख लेना है 4 नंबर में। यानी कि अगर हम डाइजेस्टिव में बात करेगा इस, तो लिवर सिरोसिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देन बाकी जो सारे हैं उनको आप थोड़ा छोटा छोटा पढ़ के जाना। देन चलते हैं गाइस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो 99% ऐसा ही होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एक बड़ा सवाल आता है, और बड़ा सवाल क्या आता है, एमआई। और मुझे भी यही लग रहा है इस साल भी एमआई का सवाल ही आएगा, क्योंकि भाई आप सेमेस्टर के हो, आप नए बच्चे हो, तो आपका इतना लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तो वो एमआई ही पूछेंगे। और एमआई का बड़ा सवाल आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बड़ा सवाल आता है। एमआई से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको पढ़ लेना है। देन अब देखिए, अगर एमआई उसने नहीं दिया तो वो दे देगा सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो ये आपको पढ़ के जाना है। देन एक बड़ा टॉपिक और आता है शॉक, ये उस दिन देते हैं जब वो एग्जामिनर ये सोचता है कि भाई इनको है ना जुड़े हुए टॉपिक्स थे। हालांकि जो शॉक टॉपिक है ये बहुत ही सारे टॉपिक्स से कनेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको शॉक भी पढ़ के जाना है। देन एक छोटा टॉपिक है कार्डियक टेम्पोनेंट है, ये भी पढ़ के जाना है। देन एक सवाल आएगा एंजाइना पेक्टोरिस, 4 नंबर में, इसको पढ़ के जाना है। और एक मैं एक्स्ट्रा टॉपिक बता देता हूँ, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि कई बार आता है तो फिर ये बहुत ही तहलका मचाता है, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को नहीं पता होता है। देन अगला एक और टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, वो है आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। देखिए गाइस, हालांकि आरएचडी 3rd ईयर का टॉपिक होता है, यानी कि आपके 6 सेमेस्टर तक चलता है, लेकिन पिछले साल आपके सीनियर्स के साथ धोखा हुआ था, आरएचडी दे दिया था, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सबसे अच्छे से अगर कुछ पढ़ना है कार्डियक में, तो देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, देन सीसीएफ या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, देन आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ना है। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है, वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, और मैं आपको बता भी दूंगा भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, अगली यूनिट है आपकी ब्लड वाली यूनिट। ब्लड वाली यूनिट से ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आता है, लेकिन छोटा सवाल के तौर पे एनीमिया या ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया 4 नंबर में, या छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछ सकता है। तो आपको भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि भाई एनीमिया क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से हैं, और ल्यूकीमिया क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं। थैलेसीमिया के बारे में देख लेना है, ये किसकी वजह से होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। अगली है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से लगभग बड़ा सवाल बनता है। बड़ा सवाल किस पे बनता है मैं आपको बता देता हूँ, सीधा आपको डीएम पढ़ लेना, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और देन अगर सेकंड नंबर पे कुछ बड़ा सवाल बना तो वो बनेगा हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और अगला है एक 4 नंबर का सवाल, स्पेसिफिक सवाल अगर बना तो बनेगा भाई कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। हालांकि 90% है कि आपको कुशिंग सिंड्रोम नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक सवाल मैं आज भी बोल रहा हूँ तब वो कुशिंग सिंड्रोम पूछेगा। देन अगला है डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपको डायबिटीज मेलाइटस वगैरह इनके साथ ही पढ़ लेना, छोटा सा ही टॉपिक है, डायबिटीज इंसिपिडस इजीली क्लियर हो जाएगा। देन अब देखिए, फिर से आपके सीनियर्स के साथ एक बार ये धोखा हुआ था, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादातर बड़े सवाल कैरी करते हैं, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन आता है थायरोटॉक्सिकोसिस, और वो पूछ लिया था, तो आपको इसके बारे में भी देख लेना है थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है। और आगे चलते हैं गाइस अब स्किन के डिसऑर्डर पर, और स्किन के डिसऑर्डर में आपको 3 नाम बता रहा हूँ, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस या इस्जेमा। 4 नंबर से बड़ा सवाल नहीं आएगा, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो इस यूनिट को, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पे चलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यहाँ से एक सवाल पक्का बनता है, और यहाँ पे 90% आपको सवाल जो बनेगा वो या तो फ्रैक्चर पे बनेगा, या हेड इंजरी, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन 3 टॉपिक पे बनेगा। इन 3 टॉपिक पे भी अगर नहीं गया तो छोटे छोटे 2 सवाल आ सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस में डिफरेंस बता दो मुझे, और बोन हीलिंग की प्रोसेस बता दो। हालांकि फ्रैक्चर का बड़ा सवाल नहीं आता है, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन से आप लिख लो, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है वो बड़े आ जाते हैं, इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बड़ा सवाल आ जाता है, और हेड इंजरी का फिर सवाल आता है। देन फ्रैक्चर का आपको याद करना है, यानी कि फर्स्ट पे अगर हम ले लें मस्कुलोस्केलेटल को, तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेड इंजरी, देन फ्रैक्चर। अब देखिए गाइस, हालांकि ये 3rd ईयर के हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, हेड इंजरी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती। इसलिए अगर आपको भाई थोड़ा सा डाउट है कि भाई पेपर कहीं से भी बन सकता है, तो अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप फिर अगर भाई आपको ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सिलेबस ओरिएंटेड चलना है, तो आप फ्रैक्चर पढ़ो, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ो, हेड इंजरी पढ़ो, बोन हीलिंग पढ़ो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मत पढ़ो, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तब पढ़ो जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते। अगले पे चलते हैं, अगले पे आपको एक नया टॉपिक दे रखा है, पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसमें से आपको सवाल आएगा, वो आपको मैं बता देता हूँ, आपको बस मेनिंजाइटिस क्या होता है वो पढ़ लेना, हेपेटाइटिस मैंने आपको पहले ही डाइजेस्टिव में बता दिया, टाइफाइड के बारे में अच्छे से पढ़ना है थोड़ा। और इस साल के लिए वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है कोविड-19, नया टॉपिक जुड़ा है, आ सकता है। नया टॉपिक जब भी जुड़ता है तो एग्जाम वाले क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं, तो कोविड-19 के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि लोग छोड़ेंगे इस टॉपिक को, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको तैयार करना है। देन मीजल्स के बारे में
10-15 लाइन्स देख लेनी है। मलेरिया का लाइफ साइकिल्स थोड़ा सा याद कर लेना, वही 12th वाली बात है। और रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, नर्सेज का रोल क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने में, वो चीज़ आपको देख लेनी है। अब देखिए मेडिकल सर्जिकल में जो सवाल बनते हैं गाइस, वो क्या होता है कि वो डिजीज़ के बारे में पूछते हैं। वो या तो ये करेंगे, आपको पूछेंगे डिजीज़ की डेफिनेशन बता दो भाई, उसके साइन एंड सिम्टम बता दो, रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी के बारे में बता दो, थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी बता दो, है ना, या फिर मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट पूछ लेंगे। और फिर अलग से आपको बड़ा सवाल देंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर या एनसीपी के ऊपर, है ना, नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि भाई डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सारी जानकारी ले लेनी है। देन आपको प्रिपेयर करने हैं उसके नर्सिंग डायग्नोसिस और रोल ऑफ नर्स, उसमें क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखोगे। क्योंकि आप सोचो आपके पास सारा कंटेंट हो जाएगा, बस नर्सिंग मैनेजमेंट में जब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तब तक आप एग्जामिनर को ये नहीं बता पाओगे कि मुझे इतना आता है। इसलिए देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट सीखने के लिए मैंने स्पेशली बहुत सारे वीडियो बनाए, और ये मेरे चैनल के सबसे स्पेसिफिक और सबसे स्टैंडर्ड वीडियो है, जिसके अंदर मैंने नंदा के डायग्नोसिस यानी कि जो वैलिड माने जाते हैं उन नंदा के डायग्नोसिस पे बेस्ड जो डायग्नोसिस बनते हैं वो सारे बताएं। तो यहाँ से देखिए आप नर्सिंग मैनेजमेंट का वीडियो देखना, ये वाला वीडियो है 1 साल पहले डाला है। और इसके बाद में आप देखिएगा नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने के और भी बेटर तरीके, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के तरीके, रोल ऑफ नर्स लिखने के तरीके, केयर ऑफ पेशेंट लिखने के, ये जो महाजुगाड़ के 2 वीडियो हैं इनको आप देख के जरूर जाना। मैं आज भी बता रहा हूँ, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, अब देखिए ये सारे आप जब देख लोगे, अब इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना कभी भी डिजीज़ को लिखना किस तरीके से है। तो आप सबसे पहले चीज़ का इंट्रो लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, साइन एंड सिम्टम लिखोगे, रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी लिखोगे, पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में लिखोगे, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट लिखोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट या एनसीपी लिखोगे, और हेल्थ एजुकेशन और डाइट के बारे में लिखोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारे नोट्स, सारी डिजीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, नोट्स कहाँ से बनाने हैं। चलिए अब चलते हैं गूगल पे। देखिए गाइस, आपको जाना है गूगल पे जाने के बाद में आपको सीधा लिखना है जो भी डिजीज़ आप पढ़ना चाहते हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर MSN नर्सिंग PPT, इसको अब आप डायरेक्ट सर्च करिएगा गूगल पे। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जो बेस्ट स्लाइड है इससे डिजीज से रिलेटेड वो सारी आ जाएगी। अब इसमें आप क्या करोगे, मान लीजिए कोई भी एक रैंडम स्लाइड है वो आप खोल लो, सारी स्लाइड ऑलमोस्ट अच्छी होती है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस पे है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेप्टिक अल्सर की स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख रखी है इन्होंने। डेफिनेशन के बाद में यहाँ पे बहुत ही सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझा रखी है इन्होंने, लोकेशंस भी समझा रखी है, ठीक है, इटियोलॉजी, अदर सिम्टम्स, सब कुछ समझा रखा है। एवरीथिंग आप जो चाहते हो वो सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। जो कंटेंट आपको चाहिए सारा समझा रखा है यहाँ पे स्लाइड्स में। तो यहाँ स्लाइड से आप इजीली बहुत ही अच्छे से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को पढ़ सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को भाई कहे सर मेरे को तो ये भी पसंद नहीं आ रहा है, तब मैं आपको और स्पेसिफिक बताता हूँ। इसमें देखिए आप पीछे जब आप देखोगे बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें जो भी टाइप्स वगैरह है सब लिखे हुए होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ही अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, देखिए अब फिर भी आपको भाई नहीं जच रहा है कि मुझे और कोई सोर्स चाहिए, तो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ फिर पीछे जस्ट लिख देना नर्स लैब्स लिखते हैं आपको भाई बेस्ट जो नर्सिंग केयर प्लान है इसके बारे में या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है सारी आपको मिल जाएगी। तो नर्स लैब की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ से आपको देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यहाँ पे दिख गई। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 क्या क्या इसने बताया है, तो देखिए अब देखिए जो मैंने आपको बताया सारा वो चीज़ है यहाँ पे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, इसके कोज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट, एवरीथिंग जो आपको चाहिए बता रखें। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखे, क्या है वो, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में डायग्नोसिस इसने बना रखे हैं सारे, और डायग्नोसिस के साथ साथ सारी चीज़ें हैं, इंटरवेंशन वगैरह सारे जिस तरीके से मैंने वीडियोज़ में बता रखा है वो सारा बता रखा है। और पेप्टिक अल्सर क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप बहुत इजीली सर्च कर सकते हो, आपको जगह जगह नोट्स के लिए भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से गाइस आपका काम होता जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप जो भी वीडियोज़ हैं इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए इन्फॉर्मेशंस। और मेडिकल सर्जिकल के जितने भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।